इंडस्ट्रीज पर राय रखने के लिए। अब इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान है, हमारे साथ ऋतु अरोड़ा है बात करने के लिए बाजार के फंडामेंटल पे, CIO कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की। ऋतु जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत सारे इवेंट्स हुए, चाहे वो US में रेट हाइक की पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते 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 वहां पे नहीं ही हुआ, और वहां का जो बॉन्ड मार्केट है रिफ्लेक्शन यही दे रहा है कि शायद हम खुश नसीब हैं कि इस साल कम से कम वहां पे ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। हमारी काफी अच्छी पॉलिसी रही। अर्निंग सीजन में मोटे तौर पे ऋतु जी ये कह सकते हैं कि टॉप लाइन मोरलेस फ्लैट है, लेकिन कंपनियों ने अपने मार्जिन्स को सुधारने की कोशिश की है। बॉटम लाइन स्लाइटली ऑन द इंप्रूवर साइड दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली ये 2-3 इवेंट्स के बाद अर्निंग सीजन के हाफ स्टेज में आप बाजार पे अपना आउटलुक क्या रखते हैं? यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है, इस चीज को देखते हुए कि हमने बहुत सारे इवेंट्स देख भी लिए, लेकिन एक बड़ा इवेंट खड़ा है और वो है बिहार का इलेक्शन। वॉल्यूम चली गई। ऋतु जी आप मेरे को सुन पा रही हैं? हाँ जी जी। अब आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद शो पर बुलाने के लिए। जी जी, मेरा प्रश्न ऋतु जी पहला यही था कि US के इवेंट को देखा हमने, अच्छी पॉलिसी हमारे पास है। अर्निंग सीजन मोरलेस हमारा अगर आप देखें जो निकला उसमें टॉप लाइन फ्लैट रहे हैं, बॉटम लाइन थोड़े से अगर आप देखें सुधरे हुए नजर आ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्लाइटली ऑन द इंप्रूवर साइड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन चीजों के बावजूद एक सबसे बड़ा इवेंट, और वो है बिहार चुनाव के नतीजे, ये खड़े हैं बाजार के आगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा लग रहा है मार्केट्स में आपको, और क्या इस इवेंट के बाद ही कोई बड़ी पोजीशंस बनानी चाहिए? धन्यवाद। मुझे आपने बहुत अच्छा एक आंकलन किया है मार्केट का। मैं आपसे सहमत हूं काफी हद तक। बस टाइमिंग पर सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये टाइम कर पाना बहुत मुश्किल है कि बिहार इलेक्शन में क्या नतीजे आएंगे और उससे क्या मार्केट पर असर रहेगा। अगर हम लंबे समय के लिए देख रहे हैं 3 से 5 साल, तो मार्केट में निवेश करने की बिल्कुल स्थिति बनती है, क्योंकि इकोनॉमिक फंडामेंटल जो है काफी सुधर गए हैं। कॉर्पोरेट नतीजों में भी सुधार नहीं दिया है, और उसके मद्देनजर मार्केट बहुत सस्ता नहीं है। तो जब भी कोई करेक्शन आ रहा है, काफी स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन अभी भी हो रहा है, और हर ऐसा रोटेशन और करेक्शन एक मौका है लंबे समय के निवेश करने का। राइट। तो ऋतु जी अभी कौन से सेक्टर्स रेडार पर है? अगर मैं टॉप 3 सेक्टर्स पूछूं आपसे जहां पर आप एडवाइस, आपका हाउस एडवाइस कर रहा है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए, टॉप 3 सेक्टर्स की मैं बात करूं, वो कौन से होंगे? पहले आपके शो पे मैं कहती रही हूँ, मुझे प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स, ऑटो, फार्मा, जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है, ये सेक्टर्स अच्छे लगते हैं। और ये सेक्टर्स ने पिछले, अगर आप महीने में देखें, ऑटो ने काफी आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को। अगर इंडेक्स की रिटर्न 5% रही है, बैंक्स ने ऑफ कोर्स इंडेक्स को लैग किया है करीब 3.5% रिटर्न पर। बट जो सेक्टर्स अच्छे चले हैं वो रहे हैं मेटल्स, एनर्जी, FMCG और ऑटोमोबाइल्स। तो एक बड़ा मिला जुला सा मिश्रण है, और मुझे लगता है एक बैलेंस पोर्टफोलियो ही कंटिन्यू करेगा आगे भी आउट परफॉर्म करना। सिर्फ रिकवरी या डिफेंसेस में पोजीशन बनाना बहुत समझदारी नहीं होगी। तो ये बैंक्स को लेकर आपकी राय क्या है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि FY16 में अभी एक रेट कट की पॉसिबिलिटी और है, और ट्रांसमिशन हालांकि अगर आप देखें होने में वक्त लगता है, लेकिन बैंकों ने जो अपनी डिपॉजिट रेट्स जो हैं वो घटाने आज से नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इस प्रोसेस को शुरू हुए, जो आई थिंक उनसे अभी तक हमारा, फिर मेरी आवाज नहीं जा रही, उनको एक बार फिर से बात करने की कोशिश करूंगा। ऋतु जी पे मेरी आवाज नहीं जा रही है। इस बीच बाजार को देखते हैं। ऋतु जी आप मेरे को सुन पा रही हैं? बिल्कुल जी। मैं एग्जैक्टली बैंक्स पर आपका आउटलुक चाहूंगा मैम। अभी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अभी रेट कट की एक और पॉसिबिलिटी है। क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो PSU बैंक्स पे या फिर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? मैं अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को प्रेफर करती हूँ PSU बैंक्स के मुकाबले। यहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी बेटर है, एसेट क्वालिटी बेटर है, मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हल्का सा दिखाई दे रहा है। PSU बैंक्स का स्ट्रेस अभी बना हुआ है। मेटल्स के जो निवेश हैं उनमें भी अब चिंता बनी रहेगी, प्रोजेक्ट्स जो हैं, फाइनेंस। तो मैं PSU बैंक से अभी भी दूर रहना चाहूंगी, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ओवरवेट पोजीशन बनाए रखना चाहूंगी। राइट मैम, लेकिन कि आपने जिस सेक्टर की बात की है, ऑटो, वो आज के रेडार पर अभी भी है। मारुति सुजुकी के नंबर्स के बाद, फोर्स मोटर्स के नंबर्स के बाद, TVS के नंबर्स के बाद अब अट्रैक्टिव बेट क्या आपको लगता है कि इन स्तरों पर लगते हुए नजर आएंगे? क्या वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी है स्टॉक्स में?
थोड़े से महंगे हो गए हैं, बट मुझे जो पैसेंजर कार सेगमेंट है वो और उसके ऑटो एंसिलरीज जो है पैसेंजर कार सेगमेंट से रिलेटेड पसंद है। टू व्हीलर्स पे, ट्रैक्टर्स पे काफी प्रेशर है, खासकर जो रेन डेफिसिट है और रूरल डिमांड डिस्ट्रक्शन है, उनका प्रेशर इन सेक्टर्स पे ज्यादा दिख रहा है। अर्बन ग्रोथ रिवाइवल से पैसेंजर कार सेगमेंट को फायदा होना चाहिए। कमोडिटी प्राइसेस का भी बेनिफिट हमें दिख रहा है, टेलविंड्स हैं, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है पैसेंजर कार्स में। ये जरूर है कि काफी डिस्काउंटिंग रही है और शायद अगले कुछ महीने चलती रहेगी, बट ओवरऑल मुझे ऑटो सेक्टर में निवेश बनाए रखना पसंद है। तो जी थोड़ा सा कमोडिटी से बात करते हैं। कमोडिटीज में हमने अक्टूबर की सीरीज में एक पुल बैक देखा, चाहे वो मैं क्रूड की बात करूं, चाहे मैं मेटल्स की बात करूं, फेरस नॉन फेरस दोनों ही समूह के स्टॉक्स को देखूं। फॉर इंस्टेंस हिंडाल्को हो गया, वेदांता हो गया, टाटा स्टील हो गया, ओएनजीसी हो गया, इन सभी स्टॉक्स में हमने पुल बैक देखा। ये आपको पुल बैक क्या सस्टेनेबल लगता है या फिर ये ट्रेडर्स की कहानी थी सिर्फ? अभी बतौर एक निवेशक क्या मेटल्स को देखना चाहिए या फिर अभी भी कंप्लीटली अवॉइड ट्रेजेक्टरी में रखेंगे आप मेटल्स को या फिर क्रूड से जुड़ी कंपनियों को? मुझे लगता है एक रिलीफ था कि अभी फेड रेट हाइक नहीं कर रहा है और लिक्विडिटी यूरोप में भी बरकरार रहेगी, जापान में भी बरकरार रहेगी। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग रिलीफ रैली की तरह था। लंबे निवेश के लिए मुझे ये सेक्टर बिल्कुल कतई पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है डिमांड रिटर्न अभी इस सेक्टर में बहुत समय तक नहीं आएगी और जब तक फंडामेंटल्स कंपनी के सपोर्ट नहीं करते हैं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनना नामुमकिन है। तो मैं इस सेक्टर से काफी दूर रहना पसंद करूंगी। राइट मैम, लेकिन वैल्यूएशंस क्या आपको लगता है कि इन स्तरों पर कंफर्टेबल होंगे इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाने के लिए? और इनफैक्ट कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड कहां पर आप देखते हैं कि रिजल्ट्स एक तरफ है पर अब बाजार क्या मिड कैप स्टॉक्स को और चेस कर पाएगा? क्या वैल्यूएशन सपोर्ट कर रहे हैं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को? मिड कैप स्टॉक्स में हमने काफी बढ़त देखी है और हमेशा देखते हैं जब एक रिकवरी आती है तो काफी चल जाते हैं, बट यहाँ पे वॉलिटिलिटी भी बहुत होती है। तो मैं कैप के बनस्पत लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की तरह न चूज कर जिन कंपनीज में विजिबिलिटी है रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी की, अर्निंग ग्रोथ दिख रही है, जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, ऐसे कंपनीज में निवेश करना चाहूंगी, चाहे वो कितने भी कैपिटलाइजेशन पर हों। क्योंकि मार्केट में मुझे लगता है अगले कुछ महीने उथल पुथल बरकरार रहेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंप्रूव होते रहेंगे, बट कॉर्पोरेट नतीजे सपोर्ट नहीं करेंगे एक बहुत बड़ा अपस्विंग। तो बहुत शार्प सेक्टरल मूवमेंट और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो हम देखते रहे हैं, पूरा 2015 ऐसे ही बीता है। तो मुझे लगता है अगले कुछ महीने भी इस तरह का रोटेशन और शार्प मूवमेंट रहेंगे और इसमें अर्निंग विजिबिलिटी ही है जो स्थिर रह सकती है और एक अच्छा तरीका है निवेश करने का। ये तो जी जो इस बार आपने आईटी कंपनी नतीजे देखे, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो, अभी क्या इंप्रेशन मिल रहा है आपको? क्या ये सबसे अच्छा दौर था यूएस इकोनॉमी का, उस दौर में जो रिजल्ट्स आए और अभी अच्छा दौर यूएस इकोनॉमी का और आना है, वहां से अगर आप देखिए क्लाइंट्स एडिशन, वहां से मार्जिन्स, वहां से रेवेन्यू, हर चीज अगर आप देखें एक अच्छे दौर में और आने की उम्मीद है। आप फोकस कहाँ ज्यादा लार्ज कैप आईटी पे कर रही हैं, मिड कैप आईटी पे कर रही हैं? एग्जैक्टली थीम क्या होनी चाहिए आईटी में इन्वेस्टमेंट की हमारी? आईटी सेक्टर अगर हम देखें तो अक्रॉस द बैंड हमें एक वॉल्यूम प्रेशर दिख रहा है। सभी कंपनीज का रेवेन्यू ग्रोथ में काफी दिक्कतें आ रही हैं, काफी डिस्काउंट्स पास ऑन हो रहे हैं, क्रॉस करेंसी इंपैक्ट भी काफी रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत रैपिडली ओल्ड टेक्नोलॉजीज को रिप्लेस कर रही हैं। इंडियन कंपनीज कोशिश कर रही हैं स्पेस में अपनी जगह बनाने का, चाहे वो एनालिटिक्स हो, बिग डेटा हो, क्लाउड हो, पर मुझे लगता है उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो मार्जिन्स पर प्रेशर बना रहेगा। करेंसी तो काफी उथल पुथल चलना ही है जिस तरह की लिक्विडिटी जनरेट हो रही है ग्लोबली। तो इसके चलते आईटी सेक्टर मेरे लिए ओवरवेट से एक न्यूट्रल सेक्टर हो गया है। इसके अंदर मुझे लगता है लार्ज कैप कंपनीज ही बेटर गियर्ड हैं आज की तारीख में, बट जैसे मैंने इससे पहले कहा था, कैपिटलाइजेशन कारण नहीं होना चाहिए निवेश का। उस कंपनी के फंडामेंटल्स और अर्निंग्स इस माहौल में बहुत मायने रखते हैं। राइट रितु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एंड्रू हॉलैंड साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीईओ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एम्बेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स से। एंड्रू, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू जी बिजनेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, द मार्केट हैज रिजन फ्रॉम 7500 लेवल्स टू 82-8300 लेवल्स इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. What traction are you exactly getting from the markets until the end of the year?
एंड्रू, आर यू गेटिंग अ वॉइस? मेरे ख्याल से भी हमारा संपर्क उनसे नहीं हुआ है। इस बीच मार्केट्स को देखते हैं, मार्केट्स एग्जैक्टली क्या कर रहा है। करीब 31 अंक नीचे, लेकिन 8201 के स्तर पे निफ्टी अपने आप को थोड़ा सा स्थिर कर रहा है। आज का स्टॉक जो कि अच्छा मूव कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक, केल, भारतीय टेल, एशियन पेंट्स, आइडिया, ये अगर आप देखें थोड़ा स्थिर है। ये तो जी बहुत संक्षेप में अगर मैं आपकी राय चाहूँ टेलीकॉम पे, एक बार फिर से ये जो स्टॉक, ये जो सेक्टर है बड़ी चुनौतियों के बीच में घिर गया है। इनके ऊपर डेट काफी है, ब्याज खर्च काफी है। यहाँ पर